गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मौर्योत्तर काल मौर्यों के बाद में प्रारंभ हुआ यह समय था। यहाँ पर मैंने बताया था अशोक के बाद में उतने प्रभावी और शक्तिशाली शासक नहीं आए जितने मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे। इन्हीं कारणों से मौर्य वंश के पतन की क्या हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी। इसके अलावा अशोक ने धर्म महामात्रों की जो नियुक्ति की थी वो सही साबित नहीं हुई और यवनों का पुनः जो है भारत में क्या होता है, आक्रमण होता है। और यवनों के आक्रमण का प्रत्युत्तर नहीं देने के कारण कालांतर में बृहदत्त का जो सेनापति रहता है पुष्यमित्र शुंग, वह जो है बृहदत्त की हत्या करता है, मौर्य वंश को समाप्त करता है और एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसे कहते हैं क्या, शुंग वंश। तो मौर्योत्तर काल जिसका समय 185 से, ठीक है, ये बीसी है, बिफोर क्राइस्ट है, और उसके बाद 300 एडी। अब यहाँ से एडी चालू होगा जी, अंक भी बढ़ेंगे और समय भी आगे बढ़ते जाएगा, याद रखेगा। तो 185 बीसी से 300 एडी तक यह जो समय, इसे कहते हैं क्या, मौर्योत्तर काल। यहाँ पर दो प्रकार के शासक देखने को मिलते हैं। पहले को कहते हैं नेटिव रूलर, देसी शासक, जहाँ पर 3 शासक आते हैं, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र शुंग, इनके बारे में पढ़ते हैं। कण्व वंश में कोई खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन एक शासक है वसुदेव कण्व, इसके बारे में पढ़ते हैं। और सातवाहन वंश में बहुत सारे शासक हैं, जिसमें वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसे कहते हैं क्या, सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, इसी मत्स्य पुराण में इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें उल्लेख किया गया है इनके बारे में क्या, यह जो वंश है क्या है, आंध्र सातवाहन वंश है। क्लियर। तो ये नेटिव रूलर थे। इसी समय पश्चिमोत्तर भारत से विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन होता है, जहां पर एक है यवन, यवनों का पुनः आक्रमण होता है, अभियान होते हैं, ठीक है। इसके बाद है शक, ठीक है, जिन्हें सीथियन कहा जाता है, ठीक है। इनका जो क्षेत्र है अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, दैट इज द, ये कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर है, और ये है अरल सागर। अरल सागर के यहाँ पर एक नदी और यहाँ पर एक नदी, अमो दरिया और शिव दरिया, और इन्हीं के बीच में जो क्षेत्र था ये किसका था, शकों का था। शक के ऊपर जो है ईरान के तरफ में जो है आपका पहलव या पार्थियन, और चीन के तरफ से आए थे कौन, चीन में जो था कबीला यूची कबीला, उसी यूची कबीले की एक जाति थी कुनसुआंग, और वहीं क्या बना, कुषाण। तो इसके ऊपर क्या था, कुषाण, कुषाणों का क्षेत्र था। और इसके बाद था हुण का, किसका, हुण, हुण या कहते थे मलेच्छ, मलेच्छ। तो विश्व स्तर पर आपको पहले समझना पड़ेगा क्या क्रिया प्रणाली चल रही थी। यहां पर देखिए, कुषाणों का जब शकों पर आक्रमण होता है तो शक भाग कर कहां आते हैं जी, भारत की ओर आते हैं। और हुणों का जब कुषाणों के ऊपर आक्रमण होता है तब कुषाण भी कहां आते हैं, भागकर भारत आते हैं। और हुण भी कालांतर में स्कंदगुप्त के समय में ये भी कहां आते हैं, भारत आते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखना है। अब देखिए, विदेशी शासक में सबसे पहला कौन, यवन। यवन में सेल्यूकस, मैंने बताया था, सेल्यूकस निकेटर, मतलब यवनों की जड़ें कहीं ना कहीं सिकंदर से ही जुड़ी हुई थी। ये यवन का क्षेत्र है पूरा। देखिए यहां पर है ये पर्सिया, क्षेत्र को पकड़ते आना है मोटा मोटा, ठीक है। ये पर्सिया है और ये है बैक्ट्रिया, बैक्टीरिया मत कहना,
बायोलॉजी वाला नहीं है, बैक्ट्रिया ये पर्सिया, ठीक है। ये इधर पूरा सिकंदर का क्षेत्र था, नीचे है सीरिया, सीरियाई क्षेत्र था। अब यवन कहने का मतलब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मैंने बताया था सेल्यूकस निकेटर, उसने जो है असफल आक्रमण किया था, और उसी का राजदूत एम्बेसडर आता है कौन, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बाद में डायमेकस और डायनोसियस आते हैं बिंदुसार के समय में, ठीक है। तो कहने का मतलब यवन में सेल्यूकस के बाद में जो है आपका सेल्यूकस थ्री राजा बनता है। पृष्ठभूमि समझिएगा यहां पर, ठीक है। सेल्यूकस 3 के समय बैक्ट्रिया और पर्सिया यहां के जो शासक रहते हैं, गवर्नर रहते हैं। बैक्ट्रिया का गवर्नर रहता है डियोडोरस, ठीक है, और पर्सिया का रहता है गवर्नर कौन, एक्सस। इस समय सीरियाई शासक कौन है, सेल्यूकस 3, सेल्यूकस के बाद की बात है, ठीक है। तो डियोडोरस जो रहता है बैक्ट्रिया का गवर्नर, ये विद्रोह कर देता है, दोनों विद्रोह करते हैं अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए, और बैक्ट्रिया को क्या करता है, ये अर्ध स्वतंत्र करने में कामयाब होता है, बस आधा स्वतंत्र किए रहता है। डियोडोरस बाद में आता है डियोडोरस 2, इसने क्या किया, बैक्ट्रिया को पूर्ण स्वतंत्र किया। इसी डियोडोरस 2 का सेनापति रहता है यूथिडेमस। कौन रहता है, यूथिडेमस। यूथिडेमस डियोडोरस 2 की हत्या कर देता है और बैक्ट्रिया का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, ठीक। इसी का पुत्र रहता है डेमेट्रियस। बताने के पीछे उद्देश्य बताऊंगा, अभी सुनते आना पहले। यूथिडेमस का पुत्र कौन, डेमेट्रियस, जो दिखने में सुंदर, वीर, नौजवान रहता है। तो कालांतर में देखिए, ये जो सेल्यूकस 3 है, ये अपनी पुत्री का विवाह इसी डेमेट्रियस से कर देता है और बैक्ट्रिया को मान्यता दे देता है स्वतंत्र होने का। वहां पर आप अपना वर्चस्व स्थापित कर लो, स्वतंत्र रूप से वहां पर राज करो और अपना क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ाओ। तब जो है डेमेट्रियस वंश के जो शासक रहते हैं वो भारतीय राज्यों की ओर क्या करते हैं, रुख करते हैं। क्लियर। तो यहां पर अब ये जो डेमेट्रियस वंश के शासक हैं ये भारत की ओर रुख कर रहे हैं और इनका वर्चस्व कहां है, अब पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से कहां शासन कर रहे हैं, बैक्ट्रिया में। सेल्यूकस 3 जब सीरियाई शासक रहता है, सेल्यूकस 4 जब शासक बनता है तब इसका सेनापति रहता है यूकेटाइडिस। कौन रहता है, यूकेटाइडिस। अब ये अलग शासक बन गया, अब बैक्ट्रिया स्वतंत्र है तो पहले हथियाना किसको पड़ेगा, बैक्ट्रिया को। तो अपने सेनापति को भेजता है, बैक्ट्रिया पर जाओ और उसको अपने साम्राज्य में मिलाओ। तो और बैक्ट्रिया में कौन है, डेमेट्रियस। तो यहां से भागते हैं इन लोग, डेमेट्रियस लोग कहां, इंडिया की ओर। और इस प्रकार से ये जो यूकेटाइडिस है ये बैक्ट्रिया को दमन करने में कामयाब होता है, वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। और ये भी जो है पीछा करते हुए, डेमेट्रियस का पीछा करते हुए ये भी इंडिया की ओर आता है। मतलब अब भारत में 2 वंशों को पढ़ना है और ये दोनों कहां से हैं, यवन से। एक यूकेटाइडिस, एक क्या है, यूकेटाइडिस, और एक क्या है, डेमेट्रियस। बताने के पीछे यही उद्देश्य था। तो डेमेट्रियस वंश, ठीक है, इनका जो क्षेत्र है, डेमेट्रियस वंश का क्षेत्र है राजधानी क्या, सियालकोट। सियाल कहते थे कहां, पाकिस्तान। कहां है, पाकिस्तान, डेमेट्रियस वंश। और यूकेटाइडिस वंश, इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। कहां थी, तक्षशिला। अब डेमेट्रियस वंश का ही एक महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था, मिनांडर। इसी मिनांडर को बताने के लिए पहले उसकी जो जड़ें हैं, यवनों से जुड़ी हुई है, वो कहानी मैंने बताया। तो मिनांडर सिकंदर के समान ही ये भी क्या था, महान शासक था।
मीनांडर के सिक्के गुजरात के भड़ोच से प्राप्त हुए थे और गंगा यमुना नदियों के दोआब क्षेत्र तक इसने जो है क्या किया था, अभियान किया था। इसके सिक्के भड़ौच में मिले, इसकी जानकारी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक पुस्तक है जिसके लेखक की अभी तक जानकारी नहीं है, इसमें जो है इसकी जानकारी मिलती है। तो मीनांडर के बारे में कहा जाता है, मिलिंद कहते थे इसे। क्या कहते थे? मिलिंद। सिकंदर के समान ही ये भी महान था और इसके भी सपने विश्व को जीतने वाले थे। और इसी क्रम में कहा जाता है यह अपनी सेना के साथ यहाँ पर स्थापित रहता है और यहीं पर इसकी मुलाकात बौद्ध धर्म के महायान शाखा के एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है नागसेन। क्या नाम है? नागसेन। उसी से होती है और यह मुलाकात ऐसी रहती है जो पूरी तरीके से मिलिंद मीनांडर के सोच को पूरी तरीके से क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है और वह बौद्ध धर्म का क्या बन जाता है? अनुयायी बन जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अशोक कलिंग युद्ध के बाद में निग्रोध, उपगुप्त, मोगलीपुत्र तिस आदि से प्रभावित होकर उसने क्या किया? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो नागसेन और मीनांडर दोनों के बीच वार्ता होती है। मीनांडर जो है अपनी सेना के साथ जाता है। नागसेन बौद्ध भिक्षु, नागसेन बौद्ध भिक्षु उस बौद्ध धर्म से जो बौद्ध धर्म में कहा जाता है क्या? ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है। तब जो है मिलिंद जब नागसेन से मिलता है तो सबसे पहले उनका परिचय पूछता है कि आदरणीय आपका परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? तो नागसेन बोलते हैं मेरा नाम नागसेन है। मेरे घर वालों ने मेरा नाम क्या रखा है? नागसेन रखा है। लेकिन वास्तविक रूप से नागसेन किसी आत्मा का नाम नहीं है क्योंकि शरीर में कोई आत्मा होती ही नहीं। तब मिलिंद जो है और कई प्रकार के प्रश्न पूछता है। बोलता है नागसेन है कौन? क्या नागसेन बौद्ध भिक्षु है? क्या जो भिक्षा पात्र रखा है वह नागसेन है? इन कपड़ों के बीच जो है वह नागसेन है? नागसेन वास्तविक रूप से है कौन? तब जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन शांत रहते हैं और उनसे भी कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न? आप कैसे आए हो? पैदल आए हैं? तो हाँ, कुछ दूरी से मैं पैदल आया हूँ। बोले थक गए होंगे? थक गया हूँ। उसके पहले किससे आए हैं? बोले रथ से आया हूँ। तो जो झंडा है वो रथ है? नहीं। जो पहिया है वो रथ है? बोले नहीं। तो जो घोड़े हैं सामने वो रथ हैं? बोले नहीं। तो रथ क्या है? फिर आप परिभाषित कीजिए। बोलता है रथ वास्तविक रूप से है क्या? मतलब मिलिंद के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है उसका आंसर उसको मिल जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। कहने का मतलब नागसेन सिर्फ एक नागसेन नहीं है। कहने का मतलब क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से यह जो शरीर है बना हुआ है। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं उनके उचित सम्मिश्रण से ही व्यक्तित्व का क्या होता है? विकास होता है। और वही जो है क्या है? नागसेन है। बोलता है यह नागसेन कहने का मतलब आकाश, क्षितिज मतलब आकाश, जल, पावक अग्नि, गगन समीरा, इन 5 तत्वों के उचित सम्मिश्रण से ही नागसेन बना है। तो इस प्रकार से उनके बीच वार्ता होती है और इस वार्ता से मीनांडर जो है इतना प्रभावित होता है वह बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है और बौद्ध धर्म का क्या बन जाता है? अनुयायी बन जाता है। और इन्हीं
प्रश्न उत्तरी की जो वार्ता है उसके बारे में महायान शाखा, मैंने बताया था महायान शाखा की जो पुस्तकें हैं उसकी भाषा थी संस्कृत। उसकी भाषा क्या थी? संस्कृत। और हीनयान की शाखा की भाषा थी पाली। लेकिन महायान शाखा की जो भाषा संस्कृत थी, इसी महायान शाखा से एक पुस्तक का निर्माण किया गया है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। महायान शाखा के होने के बावजूद इसकी भाषा क्या है? पाली है। मिलिंद पन्हो, पन्हो मतलब होता है प्रश्न, मिलिंद से किया गया प्रश्न। इसी में मिलिंद और नागसेन के बीच में जो वार्ता है इसके बारे में लिखने का, बताने का क्या किया गया है? प्रयास किया गया है। तो ये मिनांडर का भारत से क्या था? संबंध था। जो किस वंश का था? डेमेट्रियस वंश का था। यवनों का, यूनानियों का भारत में बहुत सारी देन है। मैंने बताया था सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन किसकी देन है जी? यूनानियों की देन है। यूनानियों के आगमन से ही मैंने बताया था इतिहास की क्रमवार जानकारी पता चलती है। व्यापारिक मार्ग खुल गए थे यूनानियों के आगमन से, स्थल मार्ग और जल मार्ग, बहुत सारी देन है। ये यूनानियों के दिन थे। यवनों में एक जो था, सबसे पहले सिक्के चलाने का जो प्रचलन है ये किनके द्वारा किया गया था? इन्हीं यवनों के द्वारा। सोने के सिक्के के प्रचलन भारत में किसने स्टार्ट किए थे बोलेंगे तो यवनों ने। अभिलेखों के रूप में सिक्के इनकी ही देन है, यवनों की। कालांतर में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे किस समय? ठीक है, गुप्त काल में। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे कब? कनिष्क के समय में, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए ये 2 मूर्तियां दिख रही होगी आपको, दोनों के बाल बड़े बड़े, मुद्राएं कुछ उसी प्रकार से। तो ये जो है यूनानी कला शैली, हेलेनिस्टिक शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक शैली। ये यूनानी कला शैली में बनी है ये मूर्ति। और ये यूनान के जो भगवान हैं अपोलो, उनकी मूर्ति है। और उसी का प्रतिरूप भारत में जो कहलाया, इसे कहते हैं क्या? गांधार कला शैली या इंडो ग्रीक शैली। ग्रीक मतलब होता है क्या? यूनान। यूनान की जो शैली है, कौन सी शैली? यूनानी कला शैली। उसी को भारत में क्या कहते हैं जी? गांधार कला शैली। कैसे पता चला? तो जो पत्थर प्रयोग किए गए थे उसी प्रकार के पत्थर थे। जो मुद्राएं थी अपोलो भगवान की, वही मुद्राएं किसकी थी? महात्मा बुद्ध की। तो कुल मिलाकर यूनानी कला शैली ही भारत में क्या कहलाई? गांधार कला शैली और या इंडो ग्रीक शैली। इसे ही इंडो ग्रीक या इंडो बैक्ट्रियन शैली कहते हैं, जिसमें किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है? तो काले स्लेटी पत्थरों का। जैसे भगवान की वहां अपोलो की मूर्ति थी, मुद्राएं थी, वही मुद्राएं भारत में महात्मा बुद्ध की थी भारत में। क्लियर है? तो ये पहला था क्या? यवन कहते हैं इसी को क्या कहते हैं? यूनानी। इसी को कहते हैं क्या? ग्रीक। और इसी को क्या कहते हैं? बैक्ट्रियन। तो याद रखिएगा मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वार्ता है इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है कहेंगे तो मिलिंद पन्हो, जिसकी भाषा क्या है? पाली है। याद रहेगा? चलिए, तो ये विदेशी आक्रमण में पहला है क्या? यवन। यवन के बाद में दूसरा आक्रमण आता है किसका? सीथियन। किसका? सीथियन, जिसे शक कहा जाता है। ये कहां से आए थे? तो ये जो है आपका मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे। और भारत में इनकी 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। ठीक। एक जो है अफगानिस्तान में, एक कहां? अफगानिस्तान में। ठीक है। एक जो है तक्षशिला, दूसरी शाखा। एक शाखा मथुरा, एक शाखा मालवा और एक शाखा नासिक। कितनी शाखाएं? 5। ये जो
मथुरा के शक शासक थे, मथुरा के जो शक शासक थे, ये पहले मालवा में थे। पहले कहाँ थे? मालवा में थे। मालवा में जब शासक था विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। 57 BC में इसने जो है इन शक शासकों को मालवा से खदेड़ा था, और ये जो है भाग कर कहाँ गए थे? मथुरा। मतलब मथुरा वाले जो शक शासक थे पहले कहाँ थे? मालवा में थे। मालवा से विक्रमादित्य ने इसे भगाया था। 57 BC कहते हैं। कालांतर में जब विक्रमादित्य की मौत हुई तो वहाँ पर पुनः स्थापित किया गया शक शासकों का अस्तित्व, और उसी में एक वंश आता है। कौन सा? कार्दमंक वंश। कौन सा वंश? कार्दमंक वंश। कहाँ? मालवा में। देखिए बुक में डायरेक्ट लिखा रहता है, और जब तक कहानियाँ आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आप जुड़ेंगे कैसे उससे? कहाँ से आए थे, कहाँ से, कौन से वंश के थे? तो मालवा में जिस वंश की स्थापना हुई थी वो कौन सा था? कार्दमंक वंश, शकों में। ठीक है। और नासिक महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इनका ही एक वंश था। कौन सा? चेहरात वंश। कौन सा वंश? चेहरात वंश। जहाँ का शासक था भूषक, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला शासक कौन था? नहपान। कौन था? नहपान। तो शक शासकों में दो वंश, एक मैंने बताया क्या? कार्दमंक वंश, जिसका शासक कौन? रुद्रदामन, और एक चेहरात वंश, जिसका शासक कौन? नहपान। इधर दक्षिण में यहीं पर प्रतिष्ठान के क्षेत्र में सातवाहन वंश का कार्यकाल था। किसके समय में? नहपान के समय। तो दोनों के बीच क्षेत्र को लेकर क्या होगा जी? युद्ध होगा। और इसी क्रम में कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसने जो है नहपान की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। नहपान की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और उसके बाद अगला जो शासक आता है कार्दमंक वंश का, ये कौन रहता है? रुद्रदामन। कहा जाए तो सबसे प्रतापी शक्तिशाली शासक कौन था? रुद्रदामन। शक्तिशाली के साथ ही साथ यह विद्वान भी था। किस भाषा का बोलेंगे तो संस्कृत भाषा का। अब देखिए संस्कृत फिर से क्या हो रहा है? पुनर्जीवित हो रहा है। और इसके बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत है 150 AD में एक अभिलेख लिखवाया था, जिसका नाम क्या था? जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। संस्कृत भाषा में लिखा गया यह पहला और सबसे लंबा अभिलेख था, याद रखिएगा। जिसकी भाषा क्या थी जी? ब्राह्मी। तो जब आप देखेंगे तो लिपि कौन सी रहेगी? ब्राह्मी रहेगी। इन भाषा कौन सी? संस्कृत। ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख में ही जानकारी मिलती है क्या? कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद में वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद में शासक बनता है सातवाहन वंश का। कौन? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। इसको जो है क्षेत्र को लेकर इनके बीच भी युद्ध होता है, तो इसको जो है 2 बार युद्धों में क्या किया था? हराया था। अब जब हराने के बाद बोले कि क्या किया जाए, हार तो रहे हैं तो इनके साथ कोई न कोई संबंध स्थापित कर लिया जाए। तो कालांतर में रुद्रदामन की जो बेटी रहती है उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता है कौन? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। तो रुद्रदामन बोलता है कि भाई जो मेरे साथ तो ये 2 बार युद्ध लड़ा, दोनों बार क्या हो गया? हार गया है। एक हारे हुए व्यक्ति को मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। इस प्रकार से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देता है। और कालांतर में इसी वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के छोटे भाई शिव श्री सातकर्णी के साथ में इसकी बेटी का क्या होता है? विवाह होता है। इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? यही जूनागढ़ अभिलेख में। इसी जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, ये सुदर्शन झील है जी, कहाँ है? गिरनार, जूनागढ़, गुजरात में। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने बताया था सुदर्शन झील को किसने बनवाया था? तो मैंने बताया था पुष्यमित्र वैश्य ने। कब?
जब चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल चलते रहता है तो उस समय पुष्यमित्र वैश्य गुजरात का क्या रहता है, प्रांतपति रहता है, गवर्नर रहता है। इसने क्या करवाया, निर्माण करवाया, ठीक, झील का। अब देखिए झील में पानी बढ़िया अच्छे से वो रहता है, ठीक है, तो इकट्ठा रहता है और पहाड़ों के बीच में ही क्या बनता है, डैम। तो बाद में जो है यहाँ पर डैम बनवाया गया, किसके द्वारा, तुषास्प, ठीक है, यवन राजा, किसके समय में, अशोक के समय में। किसके समय में, अशोक के समय में। तो यवन राजा तुषास्प के द्वारा इसमें जो है जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या बनवाया गया, डैम बनवाया गया। कालांतर में अब देखिए डैम बनाए, सिंचाई के लिए नहरें निकाली, अब पानी हमेशा जाते आते रहेगा तो टूट फूट होगा। तो कालांतर में इसको क्या कराया गया, जीर्णोद्धार कराया गया। जीर्णोद्धार कब हुआ, सुविशाख। ये सुविशाख कौन था, गुजरात का राज्यपाल था, किसके समय, इसी रुद्रदामन के समय। तो रुद्रदामन के समय पहली बार इसकी नहरों का क्या हुआ था, जीर्णोद्धार हुआ था, किसके द्वारा, सुविशाख के द्वारा। और कालांतर में जब चक्रपालित स्कंदगुप्त के समय, स्कंदगुप्त के समय, तो दूसरी बार क्या किया गया था, इसका जीर्णोद्धार किया गया था। तो आपको याद में रखना है कि सुदर्शन झील ये कहाँ अवस्थित है बोलेंगे तो गुजरात में। किसने बनवाया, किसके समय बना था, किस मौर्य शासक के समय बना था, तो कहेंगे क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके समय में इसमें जो है बांध का निर्माण किया गया था, तो बोलेंगे क्या, अशोक के समय। पहली बार जीर्णोद्धार कब हुआ कहेंगे तो रुद्रदामन के समय, शक शासकों के समय, मौर्योत्तर काल में, ठीक। और दूसरी बार जीर्णोद्धार कब हुआ कहेंगे तो गुप्त काल में, किसके समय, स्कंदगुप्त। भारतीय शासकों को आपको याद में रखना है, क्लियर। इसके अलावा देखिए कहा जाता है कार्दमंक वंश के शासक, शक शासक रहते हैं कौन, रुद्रसिंह तृतीय। रुद्रसिंह तृतीय, इसका सामना होता है किससे, मगध के क्षेत्र में, जब चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम है विक्रमादित्य, जिसका नाम है विक्रमादित्य। आगे हम पढ़ेंगे कि शकों का जब बार बार आक्रमण होते रहता है, तो समुद्रगुप्त के बाद में जब रामगुप्त शासक बनता है, कौन, रामगुप्त, तो वह कहता है कि अपनी पत्नी को सौंपकर, अपनी पत्नी को सौंपकर इन्हीं शकों से क्या करने वाला रहता है, संधि वार्ता, संधि वार्ता। और इसी का छोटा भाई रहता है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये किसी भी सूरत में उनके सामने झुकने वाला नहीं रहता। और इसी क्रम में जो है ये शकों को हराता है और मालवा से भगाता है, ठीक है। और इसी उपलक्ष्य में इसने कालांतर में एक व्याघ्र शैली के चांदी के क्या किए थे, सिक्के जारी किए थे। किसको हराया था, रुद्रसिंह तृतीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय सकारी की उपाधि धारण करता है, किसकी, सकारी की। और व्याघ्र शैली के क्या चलाता है, सिक्के भी जारी करता है, ठीक है। तो मालवा से खदेड़ने का काम कौन करेंगे, गुप्त शासक, ठीक है। तो ये जो है किसके बारे में है, शकों के बारे में। शक के बाद में पार्थियन, शक के बाद में पार्थियन, ठीक है। पहलव का देखिए, पहलव अलग है, पल्लव अलग है। पल्लव पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में, किसमें, गुप्तोत्तर काल में, मंदिरों से संबंधित है। ये क्या है, पहलव है। तो ये कहां से आए थे, ईरान से आए थे। ईरान को ही क्या कहते हैं, पर्थिया बताया था, ठीक है। यहां का जो शासक है ये है गोंदोफर्निस। कौन, गोंदोफर्निस। देखिए व्यापम कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, ठीक है। गोंदोफर्निस पार्थियन वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखें गोंदोफर्निस। फर्निस दिया रहेगा, फर्निस दिया रहेगा, ठीक है। राजधानी कौन सी थी, तक्षशिला। और इस वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो तख्ते वही अभिलेख। ये तख्ते वही अभिलेख पाकिस्तान के पेशावर से प्राप्त हुआ था। और इसे तख्ते वही अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है कि जब गोंदोफर्निस शासक था उसी समय ईसाई धर्म के प्रचार के लिए एक व्यक्ति भारत आया था जिसका नाम था क्या,
सेंट थॉमस। सेंट संत कहते हैं हिंदी में, ईसाई धर्म में क्या कहते हैं? सेंट। ठीक है, सेंट थॉमस। थॉमस की जगह टॉमस दिया रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों एक ही है। तो सेंट थॉमस कब आया था, किसके कार्यकाल में आया था? तो गोंदो फर्निस के कार्यकाल, या गोंदो फर्निस के कार्यकाल में कौन ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था? तो सेंट थॉमस आया था। ईसाई धर्म की शुरुआत यहाँ से प्रारंभ हो रही थी, लेकिन रुक गई थी। क्लियर? और उसके बाद में गुप्तोत्तर काल के बाद में ही तो आपका मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, जहाँ पर मुस्लिम धर्म का क्या होता है? प्रचार होता है। और कालांतर में जब अंग्रेजों का आगमन होता है, ब्रिटिशों का आगमन होता है, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन होता है, तब जो है ईसाई धर्म का क्या होता है? प्रचार होता है। तो यहाँ पर जब ये आया ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, तो मद्रास के निकट म्यालपुर में इसकी क्या हो गई? हत्या हो गई। क्या हो गई? हत्या हो गई। तो आस्थाएं जुड़ रही थी धीरे धीरे इस धर्म से, लेकिन अब मेन संत जो आदमी थे, इनकी ही क्या हो गई? हत्या हो गई। तो कालांतर में जो पार्थियन वंश के शासक हैं, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? तो याद रखेगा, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। तो यही प्रश्न आता है। ठीक है, म्यालपुर में सेंट थॉमस की हत्या होने के बाद पार्थियन शासकों ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो याद रखे, कौन सा? बौद्ध धर्म। और कालांतर में कुषाण वंश के द्वारा, शासकों के द्वारा इस वंश को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। क्लियर है? तो इसके बाद में देखिए, शक पहला और तीसरे नंबर में आता है क्या? कुषाण। देखिए कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण मैंने बताया था ये चीन से आए थे जी। कहाँ से आए थे? चीन से आए थे, चाइना से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो चीन से जो है जब ये आए तो एक शाखा चली गई तिब्बत की ओर। एक शाखा चली गई कहाँ? तिब्बत की ओर। और एक शाखा जो आई, ये इनका आगमन भारत की ओर हुआ। कहाँ हुआ? भारत की ओर हुआ। ठीक है, कनिष्ठ कहते हैं और ज्येष्ठ कहते हैं। कनिष्ठ कुषाण और ज्येष्ठ कुषाण। तो कनिष्ठ जो है ये तिब्बत की ओर गए और ज्येष्ठ जो है यहाँ से गए, और इसी ज्येष्ठ कुषाणों में आता है किसका नाम? कनिष्क का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला शासक आता है कौन? कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस। अब जब ये अंदर की ओर आए यहाँ पर, ठीक है, ये जो भारत है, यहाँ पर अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक पर्वत है, कौन सा? हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, अब एक शाखा इधर चली गई और दूसरी शाखा यहाँ पर आई। यहाँ पर आई तो ये पर्वत हमेशा रोकने का काम करता है। तो कुजुल कटफिसस जो है ये यहीं तक अपना वर्चस्व स्थापित करके रखे थे, हिंदू कुश पर्वत को पार नहीं कर पाए थे। लेकिन जब भीम कटफिसस आए तो इन्होंने क्या किया? इसी हिंदू कुश पर्वत को क्या किया? पार किया। तो हिंदू कुश पर्वत के एक तरफ कुजुल कटफिसस का और दूसरी तरफ भीम कटफिसस का। हिंदू कुश पर्वत को पार किया मतलब भारत में क्या कर दिया? आप एंटर कर दिए। तो एंटर करने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुजुल कटफिसस ने तांबे के सिक्के जारी किए थे जी। किसके सिक्के जारी किए थे? तांबे के सिक्के जारी किए थे। और भीम कटफिसस ने सोने के सिक्के जारी किए थे। और इन सोने के सिक्कों पर किसका? शिव, नंदी, त्रिशूल। शिव, नंदी, त्रिशूल कहने का मतलब हिंदू धर्म, कहने का मतलब शैव धर्म। कौन सा धर्म? शैव धर्म। तो प्रारंभ में मतलब कुषाणों का धर्म कौन सा था कहेंगे तो इनका क्या था? शैव धर्म था। लेकिन कालांतर में कनिष्क के समय, ठीक है, बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। किसका? बौद्ध संगीति का। चतुर्थ बौद्ध संगीति, वसुमित्र, जिसमें क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। क्लियर? तो इसके बाद जो है कुषाणों का सर्व प्रतापी जो शासक था वो कौन सा था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क कुषाणों में सबसे क्या था? महत्वपूर्ण शासक था। ये उस समय का ऐसा शासक था जिसके अधीन अंतर्राष्ट्रीय मार्ग था। जिसके अधीन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मार्ग था। यहाँ पर खैबर दर्रा और यहीं से सिल्क रूट जाता है। कौन सा जाता है? सिल्क रूट। रेशम मार्ग कहते हैं। रेशम का आयात निर्यात होने के कारण इस रास्ते में रेशम गिर गया था, इसीलिए इस मार्ग का नाम ही क्या हो गया था जी?
रेशम मार्ग, सिल्क रूट। इसी सिल्क रूट पर, ठीक है, इसी कनिष्क का क्या था, कब्जा था। और जब भी अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर आपका कब्जा रहेगा तो जो भी आयात निर्यात होगा उस पर आपका क्या होगा, प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा। और आप जितना चाहे उतना क्या कर सकते हैं, कर आरोपित कर सकते हैं। तो कनिष्क की एक उपलब्धि यही थी, क्या, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर क्या था, इसका कब्जा था। बौद्ध धर्म के प्रति आस्था थी। इन्हीं कारणों से इसी के कार्यकाल के दौरान जो है, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति, पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। और उत्तर भारत में इसका वर्चस्व है, सिल्क रूट में कब्जा है। तो कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र। इसके बारे में कहा जाता है जितना वर्चस्व मौर्य वंश के समय मौर्यों का था, उतना ही वर्चस्व मौर्योत्तर काल में किसका था, कुषाणों का था। मतलब दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो उधर मौर्य वंश में मौर्यों का और मौर्योत्तर काल में किसका, कुषाणों का वर्चस्व। क्लियर। इसके बारे में कहा जाता है इसके समय मूर्तिकला की दो शैली प्रसिद्ध हुई थी। एक तो कौन सी, गांधार कला शैली। एक कौन सी, गांधार कला शैली, जो यूनानी कला शैली है वही गांधार कला शैली। और दूसरा क्या थी, मथुरा कला शैली, जो इंडियन थी। जो कैसी थी, इंडियन। इसने दो राजधानियां बनाई थी, एक पुरुषपुर पेशावर को और दूसरा मथुरा को। मैंने बताया था रेशम मार्ग पर इसका क्या था, कब्जा था। गांधार कला शैली यथार्थवादी थी। इसमें किस प्रकार के पत्थर प्रयोग किए जाते थे, काली स्लेटर। और किसकी मूर्ति थी, भगवान बुद्ध की। जबकि मथुरा कला शैली क्या थी, आदर्शवादी थी, आइडियल थी। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग होता था, लाल बलुआ पत्थर का। मतलब आपको जो भारतीय कला शैली दिखेगी उसकी सबसे बड़ी पहचान है इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होगा। और यहाँ पर सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म, हिंदू धर्म आदि से संबंधित क्या मिले, मूर्ति मिले। ठीक है, तो कुषाण वंश के समय में दो कला शैली, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। ठीक है, आगे देखिए। इसके दरबार को सुशोभित करने के लिए कितने, 4 रत्न थे जी। कितने रत्न थे, 4 रत्न थे। पहला वसुमित्र, दूसरा अश्वघोष, तीसरा नागार्जुन और चौथा चरक। वसुमित्र के समय ही मैंने बताया था चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और इसने क्या किया, बौद्ध धर्म के जो तीनों पीठक हैं उस पर क्या लिखा था, टीकाएं। टीकाएं कहने का मतलब क्या, अभी क्या कहते हैं जी, कमेंट्स। फोटो डालते हैं तो क्या लिखते हैं जी, कमेंट्स लिखो। वीडियो डालते हैं तो क्या लिखते हैं, नीचे कमेंट्स लिखो। तो इस पर इसने क्या लिखा था, कमेंट्स लिखा था। और इसी का नाम है क्या, महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र ये बौद्ध धर्म का क्या था, इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश। ठीक है, तो महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है कहेंगे तो वसुमित्र। दूसरा है अश्वघोष, इसे भारत का क्या कहा जाता है जी, मिल्टन कहा जाता है। जैसे जॉन मिल्टन थे, कौन, जॉन मिल्टन। इसने जो है पुस्तक लिखी थी पैराडाइज लास्ट। वैसे ही अश्वघोष ने, ये भी महान कवि थे, फिलोसोफर थे। इसने बुद्ध चरितम और सौंदरानंद, भगवान महात्मा बुद्ध के छोटे भाई सुंदरनंद के बौद्ध धर्म को ग्रहण करने से संबंधित जो कहानी है, ये क्या है, सौंदरानंद है। तो सौंदरानंद देखिए यहाँ पर रचनाएं आती हैं। ठीक, महाविभास सूत्र की जो है रचना किसने की थी, बुद्ध चरितम या सौंदरानंद, इसकी रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा कौन है, अश्वघोष। तीसरा है नागार्जुन, सबसे इंपॉर्टेंट। नागार्जुन को क्या कहा जाता है जी, भारत का आइंस्टीन, सापेक्षवाद का सिद्धांत
आइंस्टीन के पहले नागार्जुन ने ही दिया था। ठीक है, माध्यमिका सूत्र की रचना की थी और शून्यवाद के प्रवर्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब जो है एग्जाम में आता है। माध्यमिका सूत्र के प्रवर्तक कौन है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, नागार्जुन, जिसे भारत का क्या कहा जाता है, आइंस्टीन कहा जाता है। चौथा है चरक। चरक के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है जी, चरक संहिता। क्या है, चरक संहिता। ये आयुर्वेद का ग्रंथ है। ठीक है, ये आयुर्वेद का क्या है, ग्रंथ है। तो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है कहेंगे तो चरक। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चारों जो हैं ये कनिष्क के दरबार के क्या थे, 4 रत्न थे। देखिए रत्नों में 4 रत्न कनिष्क के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न, अकबर के दरबार में 9 रत्न, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान दिग्गज, अष्टप्रधान दिग्गज, ऐसे करके जो है प्रश्न आता है तो एक बार एक साथ लिख लेना। इसके अलावा जो अन्य बातें हैं याद रखेगा, कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था ये कब हुआ था, 78 एडी। और यही 78 एडी क्या है जी, भारतीय संवत 78 एडी को ही शकों को हराया था। ठीक है, और यही क्या है, भारतीय संवत, भारतीय पंचांग की शुरुआत जो है ये कहाँ से हुई थी, 78 एडी से। ठीक है, और इसी के तहत क्या होता है, 21 मार्च को, ठीक है, हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, और उसके आधार पर हम जो ब्रिटिशों ने बोला, ठीक है, 1 जनवरी को क्या बनाते हैं जी, नव वर्ष बनाते हैं, जबकि ईसाइयों की देन है वो। वास्तविक रूप से हिंदू कैलेंडर, हिंदू पंचांग के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत कब से होती है, 21 मार्च। कब होती है, 21 मार्च, 22 मार्च लीप ईयर में, 22 मार्च लीप ईयर में। और साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है, 21 मार्च को सूर्य जो है विषुवत रेखा के लंबवत रहता है। सूर्य जो है कहाँ रहता है, विषुवत रेखा के लंबवत, और जब ऊपर आता है सूर्य कर्क रेखा में तब बोलते हैं क्या, 21 जून। क्या बोलते हैं, 21 जून। 21 मार्च को दिन और रात की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है, ठीक है, ऊपर की ओर जाता है, अब जब कर्क रेखा में जाता है तो यही जो है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और सर्वाधिक लंबा दिन और सबसे छोटी रात। क्लियर, तो साइंटिफिकली प्रूफ है क्या, ये जो है विषुवत रेखा में रहता है 21 मार्च को। ठीक है, तो ये जो है आपका कनिष्क के राज्यारोहण जो 78 एडी में हुआ था, यही जो है क्या है, भारतीय पंचांग है, याद रखें। कनिष्कों की एक और देन है क्या, द्वैत शासन। कौन सा, द्वैत शासन। ये द्वैत शासन किसकी देन है, कुषाणों की ही देन है। द्वैत शासन मतलब दोहरा शासन, केंद्र में अलग और राज्य में अलग। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा क्या, विदेशी शासक यवन, शक, पहलव और कुषाण। कल पढ़ेंगे नेटिव रूलर, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। उसके बाद में गुप्त काल, उसके बाद में गुप्त काल। इतना ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू। Thank you.